हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सैबी के पावर सेक्शन 18 तक के सेक्शंस कवर कर लिए थे। चलिए अभी हम बात करेंगे सेक्शन 19 टू गिव डायरेक्शंस। देखो, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुई, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन हुआ, पता चला कि नॉन कंप्लाइंस चल रहा है ना, डिपॉजिटरी एक्ट का नॉन कंप्लाइंस चल रहा है, या उसकी रेगुलेशंस का नॉन कंप्लाइंस चल रहा है, या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो फिर सैबी क्या करेगा? डायरेक्शन इशू करेगा। कैसे डायरेक्शंस हो सकते हैं? कि जो जो नॉन कंप्लाइंस किया उनको ठीक करो, पनिशमेंट दे सकता है, और या फिर सस्पेंड कर सकता है, या डीबार कर सकता है, ये बहुत सारे एक्शन ले सकता है, वो डिसिप्लिनरी एक्शन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्शन देगा किस किस को? वही डिपॉजिटरी को, डीपी को, यही लोग हैं, इन्हीं को देगा। देखो, SEBI, if after making या causing to be made inquiry or inspection, तो inquiry inspection के बाद SEBI satisfied, what satisfied? That it is necessary in the interest of investor। देखो, SEBI का पूरा entire working सिर्फ और सिर्फ किस बात पे टिका हुआ है कि सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, सिक्योरिटीज मार्केट का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होना चाहिए in the securities market, or to prevent the affairs of any depository participant being conducted in a manner detrimental to the interest of investors या सिक्योरिटी मार्केट। तो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा काम जो सिक्योरिटीज मार्केट या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो रहा है, ऐसा सेबी को लग गया है, तो वो क्या करेगा? डायरेक्शन इशू करेगा। किन किन को? डिपॉजिटरी को, पार्टिसिपेंट को, कोई भी ऐसा पर्सन जो सिक्योरिटीज मार्केट से एसोसिएटेड है, इशूअर को, और एज मे बी एप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और द सिक्योरिटीज मार्केट। ऑल सेट है। डायरेक्शन में कोई खास बात नहीं लिखी हुई है, सिंपल बात बोल रहा है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है, और लगता है ऐसा कि सेबी क्या हो गया है? सेबी सेटिस्फाइड है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर या सिक्योरिटीज मार्केट। ये क्या हो गया है? एडवर्स अफेक्टेड, एडवर्स अफेक्टेड है ना? तो ऐसा कुछ है, तो सेबी क्या करेगा? इशू डायरेक्शन, इशू डायरेक्शंस। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट एडवर्स अफेक्टेड, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट एडवर्सली अफेक्टेड। तो सेबी क्या करेगा? इशू डायरेक्शन। किस किस को डायरेक्शन इशू किए जाएंगे? वही डिपॉजिटरी, डीपी, इशूअर, या जो भी पर्सन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी, मतलब इन्वेस्टर वगैरह सब आ गए इसके अंदर ना। पर्सन्स connected with securities market, persons connected with securities market। सिक्योरिटीज लॉ में कहीं भी बोर्ड वर्ड आपको दिखाई देना, बोर्ड मतलब सेबी होता है ना। बोर्ड, जहां पे भी आप बोर्ड वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब सेबी होता है। और कंपनी लॉ में बोर्ड वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। तो हर एक्ट में अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं। डायरेक्शन क्लियर है? चलो, सेबी में बाय ऑर्डर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब डायरेक्शन इशू कर रहे हैं तो उसमें क्या लगा सकते हैं? लेवी पेनल्टी। पेनल्टी के सेक्शन क्या है? 19A से लेकर के 19G, ठीक है। और सेबी की पेनल्टी कंपनी लॉ जैसी नहीं है, कंपनी लॉ जैसी बिल्कुल नहीं है। कंपनी लॉ में कितनी होती है? 10,000, 50,000, है ना, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे चलती है ना। यहाँ करोड़ में चलती है ना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर डे, 1 करोड़ तक की पेनल्टी, है ना, ऐसे चलती है। यहाँ पे पेनल्टी चल रही है, बोलो आप। ये कई बार ऐसे कंफ्यूजन होता है कि पेनल्टी सिविल मामला है तो यहाँ पे अमाउंट कम लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, डिपेंडिंग ऑन द एक्ट है। क्योंकि सेबी में सारे मामले सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, और सिक्योरिटीज में आप कुछ भी उठपटांग काम करते हो तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान लोगों को कराते हो, तो अकॉर्डिंगली पेनल्टी भी बड़ी होनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट पेनल्टीज भी पढ़ेंगे। चलो,
ये आ गई पेनल्टीज। 19A से लेकर के यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दे रखे हैं। सेक्शंस रट्टा मारने की कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू ले लो कि पेनल्टीज कितनी लग रही है ना। नंबर 1, जैसे फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन या रिटर्न। मान लो आपको सेबी को कोई रिटर्न फाइल करना था, आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी थी, या इंस्पेक्टर ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी थी, वो नहीं किया आपने, तो इन दैट सिचुएशन आपका पेनल्टी रहेगा 1,00,000 रुपए, और ये हर दिन तक 1,00,000 रुपए चलता रहेगा। पर डे का 1,00,000 रुपए है, जितने दिन डिले करो, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो अगर आपने 10 दिन का डिले किया तो 10,00,000 रुपए हो जाएंगी, अगर आपने 20 दिन का डिले किया तो 20,00,000 रुपए हो जाएगी। तो पर डे के हिसाब से 1,00,000 रुपए लगता रहेगा। बट हाँ, एनी हाउ ये किससे ऊपर नहीं जाएगा, 1 करोड़ रुपए से नहीं जाएगा ऊपर। मैक्सिमम जो पेनल्टी रहेगी दैट वुड बी 1 CR बस। ठीक है, डिफॉल्ट क्या किया आपने, डिस्क्लोजर्स नहीं दिए, आपको रिटर्न फाइल करनी थी वो नहीं किया आपने, और इतना सा कांड करने पे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। 1,00,000 रुपए की मिनिमम पेनल्टी है, जो पर डे के हिसाब से 1,00,000 रुपए लगती रहेगी, और मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 1 CR। अब देखो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगा रखा है यहां से यहां तक, मतलब इन सारे सेक्शंस की सेम पेनल्टी, 19F तक पेनल्टी विल रिमेन सेम। क्या क्या है देखो, फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट। ऊपर हमने एक सेक्शन पढ़ा था ना, डिपॉजिटरी डीपी एग्रीमेंट कर रहे हैं, है ना। अब उन्होंने मान लो ये अग्रीमेंट नहीं किया, बिना अग्रीमेंट करे डीपी जो है डिपॉजिटरी के लिए एक्ट कर रहा है, इस तरह की कोई नॉन कंप्लायंस आप कर रहे हो, तो भी अगेन सेम पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। 2 सेक्शन याद होंगे। नंबर 1, रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं की, दूसरा अग्रीमेंट एंटर नहीं किया। थर्ड वन, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस। अब आपके जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उन इन्वेस्टर्स को परेशानी थी, जैसे मान लो मेरा डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट नहीं हुआ अभी तक, या मैंने शेयर खरीदा था वो अभी तक नहीं आ रहा है, मैंने बेचा था मेरा पैसा नहीं आया, मतलब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, और आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे डिविडेंड वगैरह मिलने थे वो नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है इन्वेस्टर की, वो आप रिड्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसको ग्रांटेड ले रहे हो, है ना। आपने कभी कुछ एफर्ट लगाया नहीं उसके प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने का, तो भी सेम पेनल्टी। देन डिले इन डीमटेरियलाइजेशन या इशू ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे आपको याद है डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू हो रहा था, डीबी वगैरह के थ्रू ही हो रहा था, और वहां आपने अनड्यू डिले कर दिया तो डेफिनेटली फिर से ये पेनल्टी लग जाएगी। फेलियर टू रिकंसाइल रिकॉर्ड, हमने सेक्शन 13 में पढ़ा था, क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, डेटा देंगे एक दूसरे को, और डेटा देंगे तो क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, मैच करेंगे कि सारे डेटा मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। उसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी है तो अगेन सेम पेनल्टी आप पे एप्लीकेबल हो रही है। एंड फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, अभी अभी हमने सेक्शन 19 डायरेक्शंस बाय द सेबी पढ़ा था, तो अगर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फाइंड आउट किया कि भाई आपने गड़बड़ काम किया और डायरेक्शन इशू कर दिया, एंड यू आर नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शन इशूड बाय द सेबी, तो स्टिल आप नॉन कंप्लायंस में फॉल करेंगे। तो 19A से लेकर के 19F तक के जो भी सेक्शंस है उन सब में सेम पनिशमेंट एप्लीकेबल होगा। सेक्शंस याद हुए कुछ कुछ, कौन कौन से हुए। नंबर 1, रिटर्न फाइल नहीं की। नंबर 2, अग्रीमेंट एंटर नहीं किया। नंबर 3, ग्रीवियंसेस रिड्रेसल नहीं किया। नंबर 4, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन में अनड्यू डिले कर रहे हो। नंबर 5, और डायरेक्शन इशू जो किए थे उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये सारे मामलों में कितना पेनल्टी है, 1,00,000 रुपीज मिनिमम, 1,00,000 रुपीज पर डे, एंड विच शैल नॉट एक्सीड 1 CR। ठीक है, अच्छा फिर इसने क्या बोला, अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ऐसा है जो कहीं भी किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन में फाइंड आउट नहीं हो रहा है ना, खुश होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ये वाला नॉन कंप्लायंस कोई लिखा ही नहीं, अब कर लेते हैं नॉन कंप्लायंस। तो उसने 19G नाम का एक सेक्शन बना के बोला, बेटा अगर कोई नॉन कंप्लायंस किए और इसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं दे रखी है तो फिर ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा, और वहां पे पेनल्टी कितनी रहेगी, 1,00,000 से 1 करोड़ तक की पेनल्टी। कितनी, वही सेम, 1,00,000 से 1 करोड़ तक की पेनल्टी, मिनिमम 1,00,000 रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है भाई, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे फेलियर टू कंडक्ट बिजनेस इन अ फेयर मैनर, मतलब आप फ्रॉडुलेंटली काम कर रहे हो, अब यहाँ पे अनफेयर ट्रेड मतलब मैलाफाइड इंटेंशन आ गया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गई है, तो पनिशमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है, फिर थोड़ा सा
पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 5 करोड़ रुपए, मिनिमम 5 करोड़ की पेनल्टी है, और जो ज्यादा नहीं से 25 करोड़ तक जाएगी, या फिर 25 करोड़ मैक्सिमम नहीं है, या फिर 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। भाई साहब सेबी ना वाट लगा देता है, मिनिमम पेनल्टी के नाम पे कितनी लगा दी है से लेकर के, मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 25 करोड़ नहीं है, मैक्सिमम क्या है 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व। जो भी, जैसे मान लो मैंने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ना 5 करोड़ की कर दी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस 5 करोड़ की, तो 5 करोड़ का 3 टाइम्स कितना होता है 15 करोड़, 15 करोड़ और 25 करोड़ विच एवर इज, तो 25 करोड़। हाँ, जो भी अनड्यू प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया है, नहीं जो भी आपका सम इन्वॉल्व है, मतलब जितने की भी अनफेयर ट्रेडिंग आपने की है, अमाउंट गेन हो या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, कभी कभी गेन नहीं होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कुछ गेन वेन नहीं किया लेकिन आपने मार्केट मैनिपुलेशन करा दिया, तो जितना भी सम इन्वॉल्व होता है उस ट्रांजेक्शन में, उसके 3 टाइम्स तक पैसा जा सकता है ना। अब सपोज मान लो 10 करोड़ का सम इन्वॉल्व है, 10 करोड़ का 3 टाइम्स कितना है 30 करोड़, तो 30 करोड़ और 25 करोड़ विच एवर इज हायर, तो 30 करोड़। आगे समझ में, इसलिए 25 करोड़ अपर लिमिट नहीं है, 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व है विच एवर इज हायर, और 5 करोड़ तो मिनिमम लगेगा लगेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से इसमें। अब जो सेबी ने भर भर के पेनल्टीज चार्ज किए, सेबी की आप कभी भी नोटिफिकेशन देखना भाई, कंपनियों पे ऐसे पेनल्टी लगती है, 100 करोड़ की पेनल्टी लगाई, 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई, आप कभी भी देख लेना किसी ना किसी कंपनी पे कभी ना कभी कोई ना कोई पेनल्टी सेबी की हमेशा इम्पोज होती है। अभी थोड़ा टाइम पहले ना अनिल अंबानी पे भी लगाई थी उन्होंने, है ना, मतलब है ना, ऐसे 100 150 200 करोड़ तो सेबी के लिए होता है, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसे करता है सेबी। और ये जितना भी पैसा इकट्ठा किया है ना सेबी ने पेनल्टी के नाम पे, ये सारा का सारा पैसा कहां जाएगा, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया अकाउंट में जाएगा। तो पेनल्टी का पूरा एंटायर अमाउंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया है सेबी ने, एंड दैट इज व्हाट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, समझ में आ गया सबको। ये सारे सेक्शन 19 में पेनल्टीज गिवन है, 19 ABCDEF FA। चलो अब नेक्स्ट इज ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, जो क्रिमिनल नेचर का होता है। सिविल नेचर का जो भी नॉन कंप्लाइंस होता है उसके लिए क्या करते हैं, एडजुडिकेशन, और ऑफेंस हो गया तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन। अच्छा, अब ऑफेंस होता है ना, तो एक वर्ड और पढ़ना है हमें, मैंने आपको वैसे भी सिविल और क्रिमिनल के बारे में बता दिया था, याद है आपको। सिविल मामले सिविल कोर्ट में जाएंगे, बताया था इस क्लास में या नहीं बताया था, ये कंपनी लॉ में बताया था, अच्छा हाँ यहाँ नहीं बताया, वो वापस बताते हैं एक बार। तो सिविल और क्रिमिनल तो 2 तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, ये 2 तरीके के नॉन कंप्लाइंस होते हैं किसी भी लॉ में। अच्छा, सिविल मामले कहाँ जाते हैं, इन जनरल सिविल कोर्ट में जाते हैं, और क्रिमिनल मामले क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। बट जब आप कोई स्पेशल लॉ की बात कर रहे होते हो तो सिविल मामले हम कभी भी सिविल कोर्ट में नहीं भेजते हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट में ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, इतने सारे केसेस चल रहे होते हैं, और वो लोग इतने क्वालिफाइड और स्पेशलाइज नॉलेज वाले भी नहीं होते हैं। सिविल कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको बेसिक नॉलेज ही होती है, उनको कंपनी लॉ की कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होगी, उनको सिक्योरिटीज लॉ की स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होगी, उनको आरबीआई की स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होगी, तो उनके लिए चीजें अंडरस्टैंड करना और फिर उसके बाद सही जजमेंट देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए हर एक्ट के अंदर एक स्पेशल अथॉरिटी सेटअप की गई है कि भाई सिविल कोड के चक्कर मत लगाओ, तुम्हारे जितने भी सिविल मामले हैं वो हमारे अथॉरिटी के पास ही जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और सिविल मामले के प्रोसीजर को बोलते हैं एडजुडिकेशन। क्या बोलते हैं, एडजुडिकेशन, दिस इज नोन एज एडजुडिकेशन। Whereas क्रिमिनल मामले कहां जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट पे नहीं जाते, यहाँ पे जाते हैं स्पेशल कोर्ट के अंदर। कहां जाएगा मामला, स्पेशल कोर्ट के अंदर। ये स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशंस में से ही कुछ जजेस को डेजिग्नेट किया जाता है स्पेशल कोर्ट के लिए, ताकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस रेस्पेक्टिव एक्ट में फॉल करने वाले केसेस को हैंडल करना होता है, तो वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और उनको यहाँ पे जजमेंट देने में बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि वो ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज रखने की वजह से उसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं।
ये प्रोसेस जो चलते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हर लॉ में अलग अलग है। अच्छा, कंपनी लॉ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है? आरओसी। आरओसी कौन होता है? आरओसी। अच्छा, सेबी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो होता है मतलब जो भी ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये पर्सन कौन होता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है, सेबी ही नॉमिनेट करती है उसको। तो सेबी ने क्या किया हुआ है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटअप की हुई है। तो जितने भी सिविल मामले होंगे वो सारे उसी अथॉरिटी के पास जाएंगे। अब जो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अगर ये कोई पनिशमेंट देती है तो सिविल मामला है तो यहाँ पे कभी भी जेल की सजा नहीं होती है। सिविल मामले में इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है। सिविल मामले में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पनिशमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेनल्टी। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन अगर क्रिमिनल मामला है उसमें आपको सजा हो रही है तो वहां पे मॉनेटरी और जेल दोनों हो सकता है। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी होता है और साथ ही में फाइन भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस कौन सा है। ओनली फाइन भी हो सकता है, ओनली फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस होगा। अच्छा, अब मान लो आपने पेनल्टी पे नहीं की, पेनल्टी लग गई और आपने पेनल्टी पे नहीं की, तो फिर वो सिविल मामला क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात? अभी तक मामला क्या था? सिविल। आपको पेनल्टी इंपोज की गई एंड यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ दिस पेनल्टी, मतलब आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं। भाई या तो आप अपील में चले जाओ, है ना, आप अपील में भी नहीं जा रहे हो और आप पेनल्टी पे भी नहीं कर रहे हो, तो फिर तो अब आप क्या कर रहे हो? ऑफेंस कर रहे हो। फिर वो किस में चला जाएगा? क्रिमिनल में चला जाएगा और फिर आपको जेल की सजा हो सकती है। समझ में आई क्या बात? अच्छा, एक टर्म और है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस, ये वर्ड सुना है पहले कभी? कॉग्निजेबल नहीं बोला मैंने, मैंने बोला कॉग्निजेंस। इसका क्या मतलब होता है? कॉग्निजेंस कंसिडर करना, एक्नॉलेज करना, है ना। कॉग्निजेंस का मतलब होता है केस को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना। जुडिक्शन मान लेंगे बट एग्जैक्टली जुडिक्शन नहीं, एक्नॉलेज करना। अच्छा, अब कैसे एक्नॉलेज करना? मान लो कोई केस होता है सेबी के अंदर और इस केस में इन्वॉल्व है डीपी और इन्वेस्टर, लेट्स से। तो जो भी केस जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, वो कौन लेके जा सकता है? या तो ये पार्टीज इन्वॉल्व या फिर सेबी में भी या सीजी, ये लोग ही जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी थर्ड पर्सन उठा करके इस केस को फाइल कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? तो आंसर है नो। कोई थर्ड पर्सन जाएगा तो क्या यहाँ पे केस को एक्सेप्ट किया जाएगा? तो आंसर है नो। अगर किसी भी कोर्ट में कोई केस जाता है और केस जो जाएगा वो कौन पार्टीज लेके जा सकती है, जिनके जाने पर ही कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज केस को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉग्निजेंस, मतलब किसके कहने पर कोर्ट उस केस को एक्नॉलेज करेगा। समझ में आई क्या बात? जैसे फॉर एग्जांपल लड़ाई है ए और बी की और कोई सी जो है ना वो चौधरी बन गया और पहुंच गया कोर्ट के अंदर, बोले ये लड़ रहे हैं। सब सिंपल बात है, जब लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच का है तो सी कौन है? तो कोर्ट क्या बोलेगा? भग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये क्या है? उनका प्राइवेट नेचर का मामला। लेकिन अगर मान लो ए और बी में मामला प्राइवेट नेचर का ना रह करके थोड़ा सा मारपीट का हो गया, वायलेंस या मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर, तो क्या अब सी जो है वो केस फाइल कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये कौन सा नेचर का हो गया? पब्लिक नेचर का हो गया है, पब्लिक सेफ्टी का मामला हो गया है। तो ऐसे कंसर्न में जो सी है, सी बोल सकता है ना कि मैंने ए को बी का मर्डर करते हुए देखा है। क्या ये ऐसा कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकता है? यस। तो क्या सी के कहने पे कोर्ट जो है केस को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब किसके कहने पर केस जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा? मान लो ए और बी हस्बैंड वाइफ है और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, नॉर्मल सी बात है, घर में 4 लोग रहते हैं, लड़ाई करते ही करते हैं। ऐसा कोई दो लोग नहीं जो लड़ते नहीं है। आप अपने मम्मी पापा से लड़ते हो? लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? ऑफ कोर्स लड़ते हो।
लड़ते क्या हो, डांट खाते हो, है ना। और फिर कभी कभी हम आर्ग्यू भी करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल ही आर्ग्यू नहीं करते, कुछ कुछ बातों पे हमें लगता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सही है, क्योंकि एज गैप आने की वजह से उनका थिंकिंग पैटर्न ना हमारे थिंकिंग पैटर्न में बहुत फर्क होता है। अच्छा, लेकिन हाँ, भाई बहनों से तो लड़ाई करते हो भाई साहब, गुत्थम गुत्थी होती है गुत्थम गुत्थी। अच्छा, इतने बड़े हो गए अभी भी मारा पीटी करते हो क्या? ठीक है, करते हैं, सच्ची में करते हैं, अभी भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। इतना छोटा, इतना भी छोटा नहीं है। मतलब अच्छा, मतलब इतने बड़े होके भी लड़ लोगे? लड़ते हैं। मैं तो आई वॉज लाइक कि जैसे मेरे दोनों बच्चे लड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है अभी छोटे हैं, शायद थोड़े बड़े होके सुधर जाएंगे शायद, मतलब नहीं सुधरने वाले कोई स्कोप नहीं है। भाई मेरा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा देते हैं ना, इतना बढ़ा देते हैं, इतना भयंकर उठापटक चलती, इतनी भयंकर उठापटक, उनका बस चले ना तो बस WWE की फाइटिंग अभी स्टार्ट होगी यहीं की यहीं। क्या फाइटिंग होती है भाई, मैं तो एकदम से चिल्ला चिल्ला करके बीपी हाई लो सब हो जाता है वहां पे। तो मतलब सोचो, एक घर में रहने वाले लोग शांति से नहीं रह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी शांति से नहीं रह सकते हैं, वो भी लड़ाई झगड़ा करते ही हैं ऑब्वियसली, है ना, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो ही सकता है। अब ये मत बोलना कि चिन्मय सर से आपकी लड़ाई होती थी, वो अलग मामला है ना। तो अब मान लो ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन जाकर के बोले इन दोनों को डिवोर्स करा दो क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या कोर्ट यहाँ पे केस को एक्नॉलेज करेगा? लेकिन तुम खामखा, भाई उनकी लाइफ है वो देखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो घर घर कैसे रहेगा, लड़ाई तो होगी। तो अब यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो इतना लड़ाई झगड़ा टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक बंदा ऐसा है जो ये बोलता है कि भाई अब ये लड़ाई झगड़ा टॉलरेट नहीं होता, और वो जा रहा है कोर्ट में, तब तो समझ में आता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक बंदा जाके कह सकता है। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जाकर के बोल दे कि लड़ते हैं, मान लो इनमें से किसी के मम्मी पापा बोल दे कि ये दिन भर लड़ते रहते हैं इसलिए ना हमारे घर की अशांति हो रही है, इनका डिवोर्स करा दो, तो थोड़ी ना कोर्ट डिवोर्स करा देगा। तो एग्जैक्टली किसके कहने पर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉग्निजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? हाँ जी, ऑफेंस क्या है? क्रिमिनल है, दो तरीके से क्रिमिनल हुआ। पहला क्रिमिनल जो बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल ही था, दूसरा कब हुआ? जब था तो वो सिविल, लेकिन उसके जो ऑर्डर्स आए थे, डायरेक्शन इशू हुए थे, वो आपने फुलफिल नहीं किए, तो फिर वो क्या बन गया? क्रिमिनल बन गया। ये जो ऑफेंस का लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं ना, ये सेबी एक्ट में भी एज इट इज पढ़ेंगे, ये SCRA में भी एज इट इज पढ़ेंगे, मतलब 3-4 चैप्टर्स में सेम टू सेम पढ़ने वाले हैं। और तब मैं पूछूंगी क्या पढ़ा था डिपॉजिटरीज एक्ट में, सुन रहे हो सब? तो उस वजह से ना ब्लैंक शक्लें बना के, अच्छा पढ़ा था क्या? पनिशमेंट भी पूछूंगी मैं उस वक्त, याद रख लेना, पहले ही बता रही हूँ आपको एडवांस में। ऑफेंस क्या है? इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स मतलब वॉयलेशन कर दिया आपने, मतलब जो लॉ दे रखा था उसके अगेंस्ट में जाके आपने काम कर दिया। या अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन बोले तो करने वाले थे वॉयलेशन, उसे बीच में पहले पकड़ लिया आपको, है ना, मतलब आप इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले थे, पहले रोक लिया गया आपको, तो ऐसा कुछ अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावीन। अबेट्स द कॉन्ट्रावेंशन, अबेट्स बोले तो किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, सुना होगा ये कहावत। इसका मतलब खुद कॉन्ट्रावेंशन नहीं करना चाह रहे, खुद तो भाई साहब निकल लेंगे पतली गली से, और किसी और को मोटिवेट करो, हाँ कर, मैं तेरे साथ हूं, मरवा दिया किसी और को, है ना। तो ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी और को मोटिवेट कर रहे हो नॉन कंप्लाइंस करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? अबेट द कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, इसका कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजंस ऑफ एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज। एक्ट कौन सा? डिपॉजिटरी एक्ट। एक्ट के साथ चलते हैं उसके रूल्स, डिपॉजिटरी के रूल्स। डिपॉजिटरी रेगुलेशन भी है, तो डिपॉजिटरी रेगुलेशन, देखो कंपनी लॉ में रेगुलेशंस नहीं होते, लेकिन सिक्योरिटीज लॉ में रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी लॉ में रेगुलेशन इसलिए नहीं होते क्योंकि सारा काम सीजी देख रहा है और वहां पे सीजी ने पावर डेलीगेट नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीजी ने अपना पावर डेलीगेट सेबी को किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे रेगुलेशंस भी पढ़ते हैं। तो एक्ट, रूल, रेगुलेशन प्लस डिपॉजिटरी ने क्या बनाई थी? बायलॉज, तो वो बायलॉज हुआ। तो इनमें से किसी का भी कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, अटेम्प्ट टू कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो या अबेट द कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, तो वो क्या है? ऑफेंस है ऑब्वियसली। हाँ,
तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे देखो आ गई जेल की सजा। ऊपर पेनल्टी पड़ रहे थे जब हम सिविल मामले थे, तो वहां पे कोई जेल वेल की सजा नहीं थी, सिर्फ पेनल्टी थी। यहाँ ऑफेंस है इसलिए आ गया है यहाँ पे जेल की सजा फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 साल। भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? 10 साल तक की जेल की सजा, लेकिन साथ में दिखाया है और मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है यहाँ पे जेल की सजा। विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपए और विद बोथ। है भी ना भाई अरे 500 करोड़ का कोई घोटाला करके बैठा हुआ है, 25 करोड़ या जो भी अमाउंट देने में क्या ही जा रहा है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेल को 10 साल जेल के अरे हद हो गए पूरी जिंदगी खत्म हो गई, फिर क्या करेगा जेल में जाकर के, है ना। हाँ अगर ऐसा है कि नहीं, कुछ कुछ लोग जेल में जाके बहुत खुश होते हैं। हाँ मैं उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। सहारा के जो ओनर थे, प्रमोटर, सुब्रमण्यम नहीं सुब्रतो रॉय, हाँ सुब्रतो रॉय। तो जो सुब्रतो रॉय है ना, उनको सहारा में बहुत सारे ये ना ये डिपॉजिट्स वगैरह बॉन्ड्स के चक्कर में बहुत सारे नॉन कंप्लाइंस किए थे उन्होंने। तो इस चक्कर में सेबी ने धर लिया, बोले अपनी प्रॉपर्टी बिकवाओ, लोगों का पैसा रिफंड करो। पर प्रॉपर्टी से अति प्रेम, बोले नहीं बेचूंगा प्रॉपर्टी। तो उस वक्त मान नहीं रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसको बोला कि भाई आपको बेल वेल मिल जाएगी, आप है ना प्रॉपर्टी को यहाँ पे रखवा दो बेल बॉन्ड में, नहीं रखवाना है हमें। और बोले मैं तो बहुत खुश हूँ जेल में, बहुत पीसफुल लाइफ हो गई मेरी। इन लोगों को वैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है ना, ऐसा वैसा वाला हाल तो है नहीं कि भाई ये बोलते ना मजदूरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा, वो कुछ नहीं होता इनके यहाँ पे। इनको एक अलग से सेपरेट रूम मिलेगा, इनको बुक वुक मिल गई, डायरी मिल गई, तो है ना ये अपने डायरी में मतलब लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, अपने क्या क्या कर रहे हैं। तो बोले मैंने जिंदगी में जो कुछ सीखा वो अब लिख रहा हूँ। बोले इतने शांति और इतना पीसफुल टाइम मुझे जिंदगी में आज तक नहीं मिला, क्योंकि अब तक तो मैंने इतना आबाधाबी मचाया, ये दिमाग वो दिमाग, है ना। तो अब ना कि जैसे एक टाइम पे आने के बाद इंसान बोलता है कि अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, बोले संन्यास मुझे यहाँ जाके मिल रहा है। तो ऐसे एक्सेप्शनली होते हैं केस कि वो बड़ा खुश हो रहा है। तो बाद में भी क्या ही हुआ, सेबी ने धर तो ली प्रॉपर्टीज, और उसके बाद सेबी ने क्या किया, ऑक्शन कराई है बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ऑक्शन कराने के बाद जो जो उनके बॉन्ड होल्डर्स थे उनमें से प्रपोर्शनेट बेसिस पे उनको रिफंड किए जा रहे हैं पैसे। अभी भी फुल पेमेंट जो है रिलीज नहीं हुआ, कुछ कुछ पैसा जो है लोगों का रिलीज हुआ है। तो ये सब कुछ चलता रहता है ना। तो जेल जाना अच्छी बात तो नहीं है वैसे इन जनरल, ठीक है। नेक्स्ट इज फेल्स टू पे द पेनल्टी। ये दूसरा केस, पहले में तो कॉन्ट्रावेंशन कर दिया था देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पेनल्टी पे नहीं किया, मतलब सिविल मामले को खुद ने जानबूझ करके क्रिमिनल बनाया है। इम्पोज बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सेबी और फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शंस या ऑर्डर। यहाँ पे भी पनिशमेंट सेम है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस नजर आएगा आपको। इम्प्रिजनमेंट जो यहाँ पे दे रखी है मिनिमम 1 महीने की और दे रखी है, जबकि वहां पे क्या दे रखा था अप टू 10 साल की जेल की सजा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम 1 महीने से लेकर के 10 साल तक की सजा। और वही फाइन तो वही है 25 करोड़ का फाइन, वो सेम है। और बोथ ऑफेंस क्लियर, कोई शक? अच्छा आज क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले सेक्शन 19 पावर टू इशू डायरेक्शंस किस किस को इशू कर रहा था सेबी? डिपॉजिटरी, डीपी, पर्सन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट और इशूअर, ये सारे लोगों को डायरेक्शन इशू कर रहा है, और इवन पेनल्टी वगैरह भी इम्पोज कर सकता है। तो 19A से 19G तक के हमने क्या पढ़े थे, पेनल्टीज पढ़ी हैं, जिसमें हमने 6 जो थे सेक्शन 19A, B, C, D, E, F तक तो क्या पढ़ा है हमने, सेम पेनल्टी पढ़ी है, दैट इज व्हाट 1 लाख रुपीज पर डे एंड यस। और अगर कहीं भी फॉल नहीं करता है तो फिर 1 लाख से 1 करोड़। और अगर आपने क्या कर दिया है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, तो 5 करोड़ से 25 करोड़ या 3 times ऑफ सम इनवॉल्व, विच एवर इज दिस क्लियर? अच्छा फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, ऑफेंस में 2 टाइप के ऑफेंस आ रहे हैं, एक तो आपने खुद ने वायलेशन किया है, या दूसरा जहां पे आपने पेनल्टी वगैरह पे नहीं किया था। तो इन दोनों ही केसेस में आपको जेल जाना पड़ सकता है, या 25 करोड़ तक का फाइन आप पे लग सकता है। लेकिन जेल के टेन्योर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां आपने कॉन्ट्रावेंशन किया वहां डायरेक्टली अप टू 10 साल लिखा हुआ है, देखिए जहां पे पेनल्टी पे नहीं किया वहां पे मिनिमम 1 महीने से लेकर के 10 साल तक की जेल की सजा लिखी है। ओके नहीं, मॉरल टर्पिट्यूड अलग चीज होती है ना, मॉरल टर्पिट्यूड का इन लॉ से कोई लेना देना नहीं।
एक बात बताओ, मैं पर्सनल अपनी लाइफ में चोरी करती हूँ, उससे सेबी को क्या लेना देना? समझ रहे हो? ये मेरा मॉरल ग्राउंड है कि मैं चोरी चकारी करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लोगों से सही बिहेवियर करती हूँ कि नहीं करती। तो ये सेबी का मामला नहीं। सेबी का मामला सिंपल क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज। अब सुनो, कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो सब जानते हैं अच्छे से। अब अगर कंपनी ने, जैसे इशूअर इशूअर हम गा रहे थे देर से, अब इशूअर ने कोई नॉन कंप्लाइंस कर दिया तो फिर लाइबल कौन होगा? मतलब किसको सजा दी जाएगी? अभी कॉन्ट्रावेंशन हमने पढ़ा, अब ये कॉन्ट्रावेंशन कंपनी ने किया, इशूअर कंपनी ने, तो भाई फिर सजा किसको दी जाएगी, जेल किसको भेजा जाएगा, पेनल्टी वेनल्टी फाइन वाइन किस पे लगेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी को खुद को तो सजा मिलेगी मिलेगी, पर कंपनी ऑब्वियसली जेल तो नहीं जा सकती, लेकिन कंपनी पे क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो कंपनी फाइन पे करने के लिए लाइबल हो जाएगी। फिर उसके जितने भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोले तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इन कंसर्न, जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे या जो मामला जिस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, वो सारे लोग यहाँ पे लाइबल होंगे। प्लस अलग डायरेक्टर्स है ना, जो मामला नहीं था लेकिन दे वर हैविंग नॉलेज, उनको पता था कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है लेकिन फिर भी होने दे रहे हैं। भाई बीइंग अ डायरेक्टर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस नॉन कंप्लायंस को रोको, बट यू आर साइलेंट, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात है। पोजीशन पे रहकर इट्स जस्ट लाइक दैट। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है आज की डेट पे, उनको पता है कि हमारे देश में इस पर्टिकुलर कोने में कुछ नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं, कुछ गलत काम हो रहे हैं, और फिर भी उसको रोकने के लिए वो कोई एक्शन ना ले। देखो एक तो पता ही नहीं हो तो अलग बात है। अब हमारे देश इतना बड़ा देश है, हमारे देश में पता नहीं कितने लोग हैं, और लोग नीचे लेवल पे पता नहीं कितने कितने कांड करते हैं, तो भाई ठीक है पता ही नहीं है और फिर नॉन कंप्लाइंस हो गया तब तो अलग बात है। क्योंकि हर चीज नॉलेज में आएगी जरूरी नहीं है, क्योंकि पावर डेलीगेटेड है। लेकिन अगर पता चल गया है एंड स्टिल उसके बाद ही इज नॉट टेकिंग द एक्शन, इसका मतलब ये है मैलाफाइड इंटेंशन। लिख करो, अच्छी बातें करेंगे, मेरे को भी कट भेज देना अगर ऐसा कुछ है। क्या वो लाइबल है या नहीं? ऑफ कोर्स लाइबिलिटी अराइज होती है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ भी सेम टू सेम कहानी है। अगर कोई डायरेक्टर जिसका वो डिपार्टमेंट नहीं है और अगर वो ये बोल देता है कि भाई मेरी नॉलेज में ये सब कुछ नहीं था, या फिर मैंने इस नॉन कंप्लायंस को रोकने के लिए हर एक एफर्ट लगाया लेकिन फिर भी नॉन कंप्लायंस रुका नहीं, तब तो वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी नॉलेज में है तो आप लाइबल होंगे। कौन कौन लोगों की जिम्मेदारी अराइज होगी? Where a contravention of a company of this act, rule, regulation, direction, order made thereunder has been committed by a company. So non-compliance done by the company. So every person who at the time of contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for conduct of the business. सुनो, जिस काम का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उस काम को करने की जिम्मेदारी जिस पर्सन के ऊपर थी वो लाइबल। जैसे मान लो अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट तो लाइबल नहीं होगा ना, एचआर का काम थोड़ा है, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, जो अकाउंटेंट वगैरह होंगे या उनका ऑडिटर वगैरह, वो जो भी लोग हैं। तो जिस रेस्पेक्टिव पर्सन का वो काम था वही यहाँ पे जिम्मेदार होगा, एज वेल एज द कंपनी। साथ में कंपनी तो होगी क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से कंपनी की पर्सनल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। तो एक तो कौन इंसान हुआ? जो इंचार्ज था, पर्सन इन चार्ज, और साथ ही में हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव टास्क इन द कंपनी, है ना? shall be deemed to be guilty of contravention and shall be liable to be proceeded against and punished according. तो दो नाम तो यहाँ पे पढ़ ली। उसके अलावा कौन कौन लाइबल होगा? Provided that nothing contained in this subsection shall render any person liable to any punishment if he proves that contravention was committed without his knowledge. भाई पूरी टीम है, मान लो फाइनेंस की पूरी टीम है, 15 लोग हैं फाइनेंस में, 15 की 15 गिल्टी होंगे जरूरी नहीं है, और 15 की 15 को पता ही भी होगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ना 4 लोगों ने मिलकर के कांड किया, बाकी के 11 लोगों को कुछ कानों कान खबर भी नहीं हो रही है। तो जो 11 लोग हैं भाई वो बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं इन्होंने कब कैसे फ्रॉड कर दिया, तो क्या आप उनको भी लटका दोगे फांसी पे? तो अगर, लेकिन उनको प्रूव करना पड़ेगा, ओनस है ना, ओनस टू प्रूव, मतलब लाइबिलिटी टू प्रूव कि भाई हमारा कोई रोल नहीं था, वो उन लोगों पे है। तो
was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such contravention. तो वो ये बोल रहा है कि भाई मैंने इस कॉन्ट्रावेंशन को रोकने के लिए हर एक एफर्ट लगाया था, नहीं रुका, या मेरी नॉलेज में था ही नहीं ये कॉन्ट्रावेंशन, तो वो पर्सन लाइबल नहीं होगा, इवन दो वो इंचार्ज ही क्यों ना हो, इवन दो उस पर्टिकुलर टीम का वो पार्टी क्यों ना हो. इसके अलावा कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे? Where a contravention of the provision of act, rule, regulation, order made thereunder has been committed by a company and it is proved that contravention has been committed with the consent, connivance or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, office bearer of the company. मतलब कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर्स और जो भी ऑफिसर्स हैं, they were having knowledge, उनकी कंसेंट से, उनकी कनाइवेंस. कंसेंट और कनाइवेंस में क्या डिफरेंस होता है? कंसेंट एंड कनाइवेंस तो होता है. एक होती है कंसेंट जो आप सामने से देते हो, एक होता है साइलेंट कंसेंट. ये क्या होती है? साइलेंट कंसेंट, जिसमें पता होने के बावजूद भी यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, है ना. एक तो आपने खुद ने बोला कि हाँ ये काम कर ले, और एक होता है ना तो आपने हाँ बोला ना बोला बट यू आर हैविंग नॉलेज, दैट इज कॉल्ड कनाइवेंस. हाँ, इसको बोलते हैं अपन साइलेंट कंसेंट. ठीक है. तो अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आप हर बार एक्टिवली, मतलब पैसिवली भी तो इन्वॉल्व हो सकते हो ना किसी मामले में, तो वो पैसिव इन्वॉल्वमेंट है कनाइवेंस. तो अगर कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर क्या कर रहा है? कंसेंट कर रहा है, कनाइवेंस कर रहा है, या उसका कोई ना कोई रोल है उस रेस्पेक्टिव नॉन कंप्लायंस में, तो फिर सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन. चलो मैं इसका एक बार समरी करती हूं. अगर कॉन्ट्रावेंशन, ऑफेंस वाला समरी करने की जरूरत है क्या? उसमें तो ऑलरेडी दो चीजें थी. हाँ, कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी, तो कंपनी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसमें तीन टाइप के लोगों की जिम्मेदारी अराइज हो रही है. तीन टाइप के लोगों की जिम्मेदारी अराइज हो रही है. नंबर वन, कौन से लोग? जो इंचार्ज थे या फिर पर्सन रेस्पॉन्सिबल थे. पर्सन रेस्पॉन्सिबल थे. ठीक है. दूसरा, कंपनी के, वैसे कैटेगरी दो ही है, तीसरा तो एक्सेप्शन है ना. तो दूसरा कौन हुआ? कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, है ना. डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, सेक्रेटरी. ये सब. अच्छा, ये जो इंचार्ज और पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये तो कौन से वाले केस के हैं? ऑफ कॉन्ट्रावेंशन. जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ था ना, उस वाले काम के लिए इंचार्ज थे, है ना. और कंपनी खुद तो है ही, कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद तो लाइबल होगी होगी. और ये डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिस, सेक्रेटरी कौन से वाले हैं? जिन्होंने कंसेंट दिया था और कनाइवेंस, कंसेंट और कनाइवेंस थी. अच्छा, लेकिन जो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, इनमें एक एक्सेप्शन पढ़ा हमने, एक्सेप्ट अगर पर्सन क्या प्रूफ कर दे कि उसको नॉलेज नहीं थी, है ना. पर्सन प्रूव्स नो नॉलेज, या फिर उसने क्या किया था? नॉलेज तो थी लेकिन उसने कॉन्ट्रावेंशन को रोकने के लिए एफर्ट्स लगाए थे, हैं. तो पुट एफर्ट्स टू say the contravention.
तो कॉन्ट्रावेंशंस को रोकने के लिए उसने एफर्ट्स लगाए थे, बट स्टिल नहीं रुका, है ना, टू स्टे द कॉन्ट्रावेंशन। तो फिर ये यहाँ पे, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ओनस इसके ऊपर ही प्रूफ करने का, ओनस ऑन हिम ओनली टू प्रूव। सो खुद को पर्सनली प्रूव करना पड़ेगा। सेबी तो बाय डिफॉल्ट गिल्टी मानेगा, लेकिन अगर आपने एविडेंस लगा दिए कि भाई मेरी नॉलेज क्यों नहीं थी या मैंने कैसे उसको रोकने का ट्राई किया था, तो फिर ठीक है, बच जाओगे। ये सब लोग क्या है, डीम्ड गिल्टी है। तीनों कैटेगरी क्लियर। नंबर 1 कौन हुआ, इंचार्ज और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, है ना, किसके लिए, उस रेस्पेक्टिव टास्क के लिए जिसका कॉन्ट्रवेंशन हुआ था। दूसरा, डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा, जिनको कंसेंट थी या कनाइवेंस था। और तीसरा, कंपनी इटसेल्फ, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब जो आपका स्टार्टिंग जो इंचार्ज वगैरह लोग थे, वैसे तो बाय डिफॉल्ट डीम्ड गिल्टी मान लिया था हमने, लेकिन उनमें से कोई पर्सन ये बोल दे कि भाई मेरे को नॉलेज नहीं थी या मैंने इसको रोकने के लिए एफर्ट्स लगाए थे, तो फिर वो ठीक है, फिर उस पर लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ऑल डन है यहां तक, कोई कंफ्यूजन। ओनस, ओनस, ओनस का मतलब था लायबिलिटी, ओनस ऑन हिम ओनली टू प्रूव। दैट मीन्स ऐसा है, मैंने आपको बाय डिफॉल्ट गिल्टी मान लिया, तो इसका मतलब अब आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करो, ठीक है। एक तो होता है, दो तरीके से कोर्ट में चलता है। एक तो होता है कि कोर्ट हर इंसान को बाय डिफॉल्ट इनोसेंट मानता है, और मतलब ऑपोजिट पार्टी या एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो आपको गिल्टी प्रूव करे। जैसे मान लो कोई अक्यूज आता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसको हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलता है, इनोसेंट। तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा या पुलिस होगा, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो एविडेंसेस लगाए और उस पर्सन को गिल्टी प्रूव करे, राइट। लेकिन कोर्ट उसको गिल्टी मानता नहीं है, ठीक है। और हाँ, एविडेंसेस आ गए तो गिल्टी मानते। लेकिन यहाँ पे सेबी क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम इस पोजीशन में हो ना, आप इंचार्ज हो या पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉल करते हो, तो हम बाय डिफॉल्ट आपको गिल्टी मानेंगे। अब आप गिल्टी नहीं हो, ये आप प्रूफ करके बताओ। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं ओनस, मतलब लाइबिलिटी टू प्रूफ। तो ये ओनस किसके ऊपर है, उस पर्सन के ऊपर, खुद के ऊपर है। या तो कोर्ट के ऊपर होता है ओनस, या उस पर्सन के ऊपर होता है। तो यहाँ ओनस उस पर्सन के ऊपर। क्लियर। ये तो लंबे चौड़े प्रोसेस, कोर्ट में चलने वाले प्रोसेस है, साल भी चल जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं चलते हैं, प्रोसीडिंग्स चलती है, बट कंपैरेटिवली जो नॉर्मल केसेस चलते हैं उनसे यहाँ पे फास्ट ट्रायल होते हैं, है ना। जैसे जनरली सेबी में एडजुडिकेशन में 6 महीने का टाइम दिया जाता है ना, कि सेबी को जो भी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग है 6 महीने में खत्म करनी होती है। लेकिन वहाँ पे एक चुपके से एक लाइन और लिखी हुई होती है कि अगर बाई चांस 6 महीने से ऊपर लग जाए तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो एक तरह से तो एग्जाम्पशन दे दिया उन्होंने। इन जनरल ट्राई जरूर करते हैं कि लोग जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। वैसे भी सेबी लटकाता नहीं है बहुत जल्दी, सेबी बहुत फास्टन है भाई, और फास्टन होने की वजह से सबको पनिशमेंट दे देता है सेबी। आप कभी देखना सेबी के पास एक रुपये मामला गया तो बाय डिफॉल्ट पेनल्टी लगाएगा, और वो सारे मामले सैट के पास अपील में जाते ही हैं, एनी हाउ जाते हैं। और फिर सैट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, और टाइम लेने के बाद बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि सैट ने रिलैक्सेशन दिया है, सेबी तो उठा के लो जी मैक्सिमम पेनल्टी इम्पोज कर दी मैंने तो। फिर सैट बोलता है अरे भाई थोड़ी दया दृष्टि दिखा दिया करो, तो फिर वो अपील में जाकर के थोड़े रिलैक्सेशन मिलते हैं लोगों को। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ा हमने, 19 पढ़ा हमने डायरेक्शंस का, देन उसके बाद हमने पेनल्टीज के सेक्शन पढ़ लिए, देन उसके बाद ऑफेंस एंड देन कॉन्ट्रावेंशन बाय द कंपनी। ये सारे टॉपिक्स ऑल सेट हैं अच्छे से। चलो अब ये जो है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट, एक छोटा सा सेक्शन है, बता देती हूँ अभी फटाफट से। हो जाएगा हाँ। कॉग्निजेंस का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। कॉग्निजेंस क्या है, एक्नॉलेज करना, इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, संज्ञान। हिंदी में लॉ बहुत बहुत टफ लैंग्वेज होती है। ज्ञान मीन्स नॉलेज, और संज्ञान मतलब एक्नॉलेज, मतलब कब एक्नॉलेज करेगा कोर्ट, किसके कहने पर केस को एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। यहाँ पे डिपॉजिटरी के मामले हैं तो डिपॉजिटरी के मामले हैं। अच्छा, ये सेव ऑन का मतलब पता है आपको, सेव ऑन क्या होता है,
एक्सेप्ट, सेव ऑन का मतलब होता है एक्सेप्ट। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, रूल रेगुलेशन बाय लॉज मेड देयर अंडर। देखो यहाँ पे जब भी वॉल्यूशन की बात होगी ना, एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बाय लॉज हमेशा सब साथ चलेंगे। सेव ऑन मतलब एक्सेप्ट ऑन। कंप्लेन मेड बाय मतलब भाई ऐसा है, कोर्ट डिपॉजिटरीज एक्ट में कोई भी केस एक्सेप्ट कर रहा है तो किसकी कंप्लेंट, कोर्ट में कंप्लेंट जाएगी, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या तो सीजी कर सकता है। सीजी ने बोला है तब तो डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 2 या तो स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है। नंबर 3 कौन बोल सकता है, सेबी या फिर जो भी पर्सन इन्वॉल्व इन द केस होगा वो। ये 4 लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके कहने पर ही केस एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी के कहने पे केस एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। 4 कौन कौन से हुए, नंबर 1 सीजी, एसजी, सेबी और पर्सन। ठीक है, ऑल सेट। छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 22, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। 22A कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा हमें। तो आज के लिए इतना इनफ है। नोट्स पूरे बना लिए आप लोगों ने? अच्छा, फिर एक काम करते, चैप्टर खत्म हो गया तभी कॉपी चेक कर लो, तब दिखा देना एक साथ कॉपी। और अभी तक का जितना भी पढ़ा उसको रिकैप जरूर करते जाना, पेंडिंग वर्क बिल्कुल नहीं करना है।